बात करने वाले हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस की। तो इक्यू वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इक्यू का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्योंकि जो इक्यू का मतलब होता है विच इज़ सेम, एक जैसा, जो कि नहीं चेंज होता है। ओके, बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और यही सिमिलर डेफिनेशन आपको आपकी बुक्स में भी, कोई भी रिफ्रेशर है वहाँ पर भी मिल जाएगी। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। So the definition is any surface every point on which has same electrostatic potential is called equipotential surface. Equipotential surface मतलब अगर हम सिंपल वे में बोलें तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और ये कैसा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जिसका वैल्यू हर जगह पे इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। आप सभी ने पढ़ रखा है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा रिलेट करके पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो सिंगल चार्ज होता है इट कैन ऑल्सो फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज निगेटिव हो। तो हम सबसे पहले एक चार्ज लेके चलते हैं, लेकिन बेटा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिंगल चार्ज ही इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। दो चार्ज हैं वो भी करेंगे, अगर तीन चार्ज हैं तो वो भी करेंगे, चार चार्जेस से बना हुआ सिस्टम है तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल चार्ज के लिए। हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज था और इस प्लस क्यू चार्ज ने चारों तरफ एक रीजन बनाया है और वो रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलाका बना रखा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके चारों तरफ ये एक रीजन बना हुआ है जिसको हमने क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी जानते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि दो पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ। मैंने बोल दिया कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ R1 और एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ B, वहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूँ R2। ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमने सरफेस बनाया है ये एक इमेजनरी सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी यूज़ करते हैं वो भी इमेजनरी होती हैं। तो यहाँ पर जो ये सरफेस बन रहा है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोला गया है। तो ये किस तरह का सरफेस बनेगा, अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं मान के चलता हूँ कि ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ सरफेस बनता है। कैसे बनता है, चारों तरफ बनता है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ 2D में मैंने दिखाया हुआ है, बट ये है कैसे, चारों तरफ इसके बना हुआ है। तो एक मैंने सरफेस मान लिया, इमेजिनरी सरफेस। और इमेजिन करना हमें किसने सिखाया है, गॉस ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम एक इमेजिनरी सरफेस को मान सकते हैं, कंसिडर करके चल सकते हैं। तो एक इमेजिनरी सरफेस मैंने कंसिडर किया। अब जो पोटेंशियल होता है, आपको ही पता है पोटेंशियल में होता क्या है कि आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो, उसमें जो वर्क डन करते हो वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर हम इस डिस्टेंस के लिए, R1 डिस्टेंस के लिए मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे नज़र डालेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इधर Q रहता है, नीचे क्या रहता है, R। अगर आप नोटिस करो फॉर्मूले को तो ये वाला जो टर्म है विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो चार्ज Q है, चाहे इसको आप बाजू से उठा के लाओ चाहे इन्फिनिटी से उठा के लाओ, ये नहीं बदलने वाला, ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चेंज जो आता है ना, इस डिस्टेंस में चेंज आता है जो कि है स्मॉल r। लेकिन अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस पूरे सरफेस की बात करें, तो बेटा r भी नहीं बदल रहा है, r भी कैसा है, सेम है, उसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट्स मीन हमारा r भी कैसा हो गया, इस पार्टिकुलर सरफेस के लिए कांस्टेंट हो गया। तो जो v होगा वो हर एक पॉइंट पर कैसा होने वाला है, सेम रहेगा। मतलब कितने भी पॉइंट ले लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, अच्छा सोच के देखो, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 अगर ABCD में भी लेना चाहते हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो सकते हैं। ये अगर एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए बोलें तो ये इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो हर जगह पे पोटेंशियल कैसे आने वाला है, अपना सेम आने वाला है। पोटेंशियल सेम क्यों आया, क्योंकि आपको पता है R हमारा कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलो इसको थोड़ा और दूसरी तरह से समझते हैं कि किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख पा रहे होगे जिसमें मैंने बोला है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एंड जो सेकेंड पॉइंट है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
क्यों ऐसा होता है? देखो वर्क डन कहाँ पर होता है? वर्क डन वहीं पर होता है जहाँ पर पोटेंशियल में चेंज होता है। अगर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। अच्छा, इस पॉइंट के लिए मैं पोटेंशियल मान के चलता हूँ V1 और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल मान के चलता हूँ V2। तो अगर हम V1 को देखेंगे तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 हो जाएगा। और अगर मैं V2 की बात करता हूँ विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 हो जाएगा। अब अगर अपने को चेंज निकालना है, मैं मान के चलता हूँ कि कोई चार्ज था जो यहाँ से लेके यहाँ तक गया होगा, तो वर्क डन में क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। तो चेंज के लिए हमने क्या करा? हमने ऐसे करा सर V2 माइनस V1 कर देते हैं, तो दोनों ही सेम थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 किया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 करा। आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिकली ये दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। अगर पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि अगर मैं ये सरफेस मान के चलता हूँ जिसके लिए आपको पता है R1 और R2 डिस्टेंस आपने ली है और ये दोनों डिस्टेंस आपस में कैसी हैं? सिमिलर है। इट्स मीन अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हमारा R कांस्टेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है या फिर सेम हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं एक दूसरा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसके लिए कुछ और डिस्टेंस मैं मान के चलूँगा। ये एक इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ करा है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं 2 पॉइंट कोई कंसिडर करता हूँ और उसके लिए जो डिस्टेंस लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मैंने डिस्टेंस इसका कंसिडर किया होगा R3 और इसका डिस्टेंस कंसिडर किया होगा R4। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि जो R3 है वो R4 के बराबर है। तो इस भी इमेजिनरी सरफेस के लिए, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे। बेटा ये जो सरफेस होता है ना, ऐसे लाइन की तरह ड्रॉ नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर ये कोई एक चार्ज है, इसको मैं चार्ज मान के चलता हूँ, तो इसके चारों तरफ बनेगा और चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल पता करने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल क्या निकल के आएगा? सेम आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो वर्क डन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई सिंगल चार्ज भी फॉर्म कर सकता है, डबल चार्ज भी फॉर्म कर सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास में ये एक प्लस Q1 है और इधर हमने ले लिया प्लस Q2 ले लिया इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप और बेहतर ड्रॉ कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में 2 से लेके 3 से लेके 4 चार्जेस के लिए सरफेस को ड्रॉ करा गया है, चाहे 2 चार्जेस का सरफेस हो चाहे 3 चार्जेस का सरफेस हो। अगर मैं 3 चार्जेस का सरफेस लेता हूँ, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया और एक और तीसरा चार्ज ले लिया, Q3 ले लिया, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बेटा वो कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक है, कुछ इस शेप में बनेगा। तो ये जो सरफेस होगा इसके हर एक पॉइंट पर जो भी हम लोग पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है। और इमेजिनरी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, वहीं तक हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। अब कुछ नज़र डाल लेते हैं जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको पॉइंट लिखाए हुए हैं। जैसे थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी हमने इमेजिनरी सरफेस लिया होगा उसके हमेशा कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। बहुत पहले आपको पता है कि अगर ये प्लस Q चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो भी सरफेस बना है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से कैसे निकलती हैं? बाहर की तरफ, और वो भी सरफेस के साथ में कैसा एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। आई होप सो आपने पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं ऑलरेडी। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, द सरफेस आर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आर फार अपार्ट इन अ रीजन ऑफ अ वीक फील्ड। ये तो बहुत अच्छा सा रिलेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr आप लोगों ने पढ़ा है। क्या हम dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली बोलेंगे यहाँ पे, dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अगर हम r को बढ़ाते चले जाते हैं ना तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट या स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो अगर हम कोई भी अगर हमने चार्ज लिया है उसके बहुत नज़दीक, उसके करीब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना चाह रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डिस्टेंस पे पता कर रहे हैं, किसी दूर किसी पॉइंट पे जाके पता कर रहे हैं, फार पॉइंट पे जाके पता कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो मैंने इस शॉर्ट वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करने का एक ट्राई किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।